राधे यादव का आवास, बलुआ रोड, चहनिया, चंदौली, बराबर है। देश भर में जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसी कड़ी में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 21 फरवरी 2023 से शुरू हुई है और 21 फरवरी 2024 को 365 दिन तक चलेगी। 365 दिन चलेगी। 674 जिलों में सारे देश भर में चलेगी। 31 स्टेट में चलेगी। इतना जागरण की, महाजागरण की ये परिवर्तन यात्रा किसी संगठन के द्वारा नहीं चलाई गई। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले और दूसरे पंक्ति के नेता है, कार्यकर्ता है, उनके नेतृत्व में देश में ये परिवर्तन यात्रा चलेगी जो 6000 तहसीलों में जाएगी। 6500 तहसील हैं देश में, तो 6.5 में से 500 तहसीलों को नॉर्थ ईस्ट रीजन में नागालैंड, मिजोरम के आगे छोड़ दिया जाएगा। बाकी सारे देश को अभी हमारा 1.5 लाख और 2030 तक 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा करना है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपना अपना गांव जो है अपने रिश्तेदारों का, या अपना गांव जो है अपने, इतना विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो इसी तैयारी की कड़ी में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगा। 365 दिन तक चलेगा। ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, ये हमने क्यों शुरू की? इसको जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया। ईवीएम मशीन के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अक्टूबर 2013 का निर्णय है। आप लोग कि 9 तारीख के अखबार में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ इतना बड़ा फैसला, लैंडमार्क फैसला, बड़ा फैसला, किसी अखबार ने खबर नहीं छापी, किसी टीवी वालों ने। ये बात सही है, ये भी ना सवाल है। हम तो देशद्रोही कह रहे हैं, क्योंकि हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। चोरी करने वालों को नंगा कर रहे हैं, तो हमें डर नहीं है। इसलिए मैं ये बात आप लोग, मगर उन्होंने इस बात को छुपाया। सारे दुनिया में जो घोटाले होते हैं, षड्यंत्र होते हैं, वो सारे के सारे छुपकर किए जाते हैं। तो मीडिया पाने की कोशिश की, इससे सिद्ध होता है कि ये भी एक बड़ा षड्यंत्र। देने के बाद कुछ लोग ऐसा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस संविधान के द्वारा निर्माण की हुई देश की सबसे बड़ी अदालत है। ये सभी गधे की औलाद है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेश्राम जी को
ऐसे लोगों को गधे की औलाद नहीं कहना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा। गधे को अक्लमंद कहा, गधे को विद्वान कहा, तो दुनिया वाले बोलेंगे ये आदमी ही साला गधे की औलाद है, गधा नहीं है। गधा गधे की औलाद नहीं है, ये आदमी ही गधे की औलाद है। मैं ये बात समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन। इधर जब मैं कार्यक्रम यूपी में करने को आ रहा हूं तो हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव कंडक्ट करने के लिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकारी है ना, यूपी में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकारी पदाधिकारी भी कहते हैं अरे वो अमन मेश्राम पगला गया, कंडक्ट करवाते हैं। एक बार कहने से मुझे संतुष्टि नहीं हो रहा है, दोबारा वो सभी गधे की औलाद है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करके फैसला दिया, तुम लोगों ने ईवीएम, बहुत सारे लोग है, कोई अधिकारी को का अधिकार, साले गधे की औलाद है। उनको जो चुनाव आयोग आदेश देता है बस उसी पर अमल करना पड़ता है, उससे ज्यादा दिमाग चलाने के लिए कार्रवाई करके निकाल देते हैं, नौकरी से भी निकाल देते हैं। क्योंकि जो अधिकारी पदाधिकारी है वो हमारे समाज में रहते हैं तो ऐसे बकवास करके बोलते रहते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया फैसला, गधे है सुप्रीम कोर्ट के वो अधिकारी, साले जिले के अधिकारी, इस सुप्रीम कोर्ट के जज और जिले में लेवल में काम करने वाले जो अधिकारी पदाधिकारी है वो ज्यादा बुद्धिमान है। अजीब किस्म की बात है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है। भारत के किसी भी नागरिक को अब दोबारा ईवीएम में घोटाला होता है ये साबित करने की जरूरत नहीं है। हो गया, फाइनल हो गया। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है। तहसील की कोर्ट, जिला की कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है ना, ये फाइनल है। के बाद फैसला हुआ, सबूतों की छानबीन करने के बाद फैसला हुआ। इसलिए अब भारत के दूसरे किसी नागरिकों को ईवीएम में घोटाला होता है ये अब कहने की, ये अब साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घोटाले को रोकना होगा, इस घोटाले को रोकना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने रोकने का आदेश दिया और रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगाना होगा, ईवीएम को एक और मशीन लगाना होगा। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। इसका शॉर्ट नाम है पेपर ट्रेल और इसका लंबा नाम है VVP है। अपनी आंखों से वोट किसके नाम में वेरिफिकेशन नहीं होता था, अब पेपर ट्रेल लगने के बाद अब वेरिफिकेशन होता है, आंखों से दिखाई देता है और उसके ऐसी रिकाउंटिंग होती है। ईवीएम मशीन में कोई रिकाउंटिंग नहीं होती थी, पेपर ट्रेल मशीन में ऑडिट होता है, इट मीन्स रिकाउंटिंग होती है। और गलत और सही ऑडिट के आधार पर जब सरकारी विभागों में अधिकारी कैसा खर्चा करते हैं, पैसा खर्चा करने के बाद उसमें कम खर्चा हुआ, ज्यादा खर्चा हुआ तो ऑडिट। इसका मतलब यह हुआ
कि समग्र आज तक 1950 से जो चुनाव हो रहे हैं, अब से लेकर अब तक 3 प्रकार से चुनाव हो रहा है। पहला चुनाव है, इस देश में पहला चुनाव होता था बैलेट पेपर पर। जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता था तो क्या होता था, आपको थोड़ा इस समझाना होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, समझाना होगा। पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होता था तो क्या होता था, आप बूथ पर जाते थे, चुनाव के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। बैलेट पेपर देने के बाद आप देखते थे कि कौन कौन कैंडिडेट है, आप देखते थे कौन कौन कैंडिडेट है। फिर देखते थे चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। ऐसे चुनाव निशान नहीं होते, आप लोग जानते, मैं भी जानता हूं। ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। फिर मैं क्यों बोल रहा हूं, समझाने के लिए, उदाहरण देकर के समझाना पड़ेगा ना। मैं समझ चुका हूं, आपको समझाना है, तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव निशान होते हैं, वो आपको आप देखते थे और देखने के बाद फिर सोचते थे उस समय जब बैलेट पेपर होता था, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए, ऐसा आप सोचते थे। फिर मोहर है मगर शाही नहीं है, चलो शाही लगाते हैं, वो आप लोग ऐसा करते, हाँ 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 शाही लग गई है? फिर आप देखते थे कुत्ता कहाँ है, कुत्ता, हाँ 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 नीचे दिखाई दिया, दिखाई दिया, यह आता है। फिर आप ऐसा मोहर लगाते थे, हाँ हाँ लग गया है, बराबर लग गया है, जहां मैं लगाना चाहता हूं वहीं पर लग गया है। अगर जिसको आंख से कम दिखाई देता था वो चश्मा निकाल कर, हाँ बराबर लगा है, था, गारंटी करता था, खातरी करता था कि मैं जिस कुत्ते को वोट देना चाहता था उसी के नाम पर मोहर लगी है या नहीं लगी, ये आप खातरी करते थे। खातरी होने के बाद आप क्या करते थे, ऐसा फोल्ड करते थे, अरे बड़ा मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है, निश्चिंत होकर घर में जाते थे, बराबर ऐसा करते थे। मैं आपको समझा रहा हूं, ये 3 प्रकार की अब चुनाव हो रहे हैं, तो पहले क्या होता था कंपैरेटिवली बता रहा हूं, सब लोगों को समझ में आ जाए। मैं समझ चुका हूं, आपको बताया नहीं गया, आपको समझाया नहीं गया, इसलिए मैं समझा रहा हूं, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अब आपने ये बैलेट पेपर पर, अब आया 2004 में ईवीएम आ गया, अब दूसरा हो गया, और ईवीएम में आप वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, बटन दबाया, जैसे वो आपने बटन तो दबाया, कमल का फूल, हाथी, साइकिल दबाया, पंजा आपने दबाया, मगर आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, ये कहां लगा, दिखाई नहीं दिया, तो आपने सोचा साला इधर उधर तो नहीं गिर गया है, ऐसा हो, अरे इधर उधर तो नहीं गिर गया। तो चुनाव आयोग का कर्मचारी आता, वो इधर उधर देख रहा है, चुनाव आयोग के कर्मचारी को समझ में आ गया, साला आदमियों के हो गया, हो गया, हाँ हाँ हो गया है, किधर से आए थे, इधर से, हाँ इधर जाओ, इधर जाओ, जैसे भगा रहा है उसको, इधर जाओ, कुछ होकर गया, पता नहीं साला मेरा वो किसके नाम पर जमा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, मैंने किसको दिया, किसके नाम पर गया, साला मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, वो भ्रांति में घर में चला गया। जो बैलेट पेपर होता था तो क्या ईवीएम, ऐसा होने की वजह से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जेवीएल नरसिंह राव ने इसमें घोटाला होता है, उसके सारे सबूत इकट्ठा किए। सबूत इकट्ठा करने के बाद
सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, इनकी छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया, ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, ईवीएम में घोटाला होता है। ये फैसला दे दिया। तीसरा आने के बाद ये तीसरी मशीन 2014 को लगी, 4 को नहीं लगी, 9 को नहीं लगी, ये 2014 को लगी। 2014 को क्यों लगी? क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर ये मशीन लगाई, इसलिए 14 को आई। 2014 को जब ये मशीन लगाई आई तो कितने परसेंटेज लगाई चुनाव आयोग ने? 0.33% लगाई। 0.33 का मतलब आधा % भी नहीं लगाई। दूसरी बात कहां लगाई? नागालैंड, मिजोरम। कितने लोगों को पता है नागालैंड, मिजोरम है? मास्टरों को पढ़ाते वक्त पता रहता है नागालैंड नाम का कोई प्रदेश है। बच्चों को याद करने के लिए बोलते नागालैंड, याद नहीं रहता, वो दिखता ही नहीं है। यहां भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नागालैंड में अरे पता नहीं साला कहां है। तो मशीन लगाई नागालैंड, मिजोरम, तो फिर बताना पड़ता चुनाव आयोग को ईवीएम में घोटाला होता है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई। ये बताना पड़ता, ये बताना पड़, अरे साला ईवीएम में घोटाला भी होता। ये जानकारी लोगों से छुपाने के लिए चुनाव आयोग ने इसे नागालैंड और मिजोरम में लगाया। चुनाव आयोग के लोग देशद्रोह के काम में लगे हुए हैं। चुनाव के कमिश्नर हुए तो क्या साले खुदा हो गए हैं? खुदा हो गए? खुदा नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार आपको फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने मात्र के लिए अधिकार दिया हुआ है, खुदा नहीं है। तो चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया। कितना नहीं लगाया वो भी बता देता। लगाया तो बता दिया, कितना नहीं लगाया? 99.67% नहीं लगाया। 99.67 नहीं लगाया, एज गुड एज 0 लगाया। इसका मतलब यह होता है कि 0 लगाया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी इतना लगाया। क्यों इतना कम लगाया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था। चुनाव आयोग को क्या मालूम था? हम ईवीएम मशीन बनवाते हैं, कंपनी वालों को बुलवाते हैं, कंपनी वालों को ऑर्डर देते हैं। क्या ऑर्डर देते हैं कंपनी वालों को चुनाव आयोग? भाई ईवीएम बनानी है मशीन। अच्छा, ईवीएम मशीन बनानी है, कैसे बनानी है? कौन से फीचर होने चाहिए उस मशीन में है? वो बनाने वाली कंपनी पूछती है कौन से फीचर होना चाहिए। तो चुनाव आयोग कहता है घोटाला करने वाली मशीन बनाना है। कंपनी वाले कहते हैं, आवाज आया नहीं, आप क्या कहना चाहते? ये बात ज्यादा जोर से मैं बोल नहीं सकता। चुनाव आयोग के कमिश्नरों ने ये बात मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। कहा कौन सी? घोटाला करने वाली मशीन बनाना है, ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता। दीवार को भी साले कान होते हैं। ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा। चुनाव आयोग के कर्मचारी
कमिश्नर पूछते ज्यादा क्यों लगेगा? घोटाला करने वाली बनाना है ना, सीधी सादी ईमानदार बनाना है तो सस्ते में दे देते हैं। नहीं, ईमानदार मशीन नहीं चाहिए, घोटाला करने वाली ही मशीन चाहिए। अगर बैगी है तो चुनाव कमिश्नरों के जेब से थोड़ी पैसा देना है। ये तो भारत की जो प्रजा है ना, ये टैक्स पेयर है, ये टैक्स पे करती है, भारत के अकाउंट में पैसा जमा होता है, टैक्स जमा होता है, और वो टैक्स के पैसे से मशीन खरीदी जाती है। साले चुनाव कमिश्नरों के जेब से थोड़ी खर्चा होती है। नहीं, महंगी हुई तो चलेगा, मगर मशीन चाहिए, घोटाला करने वाली ही चाहिए। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। जो गरीब आदमी सब्जी नहीं खा पाता, कभी कभी नहीं खा पाता, तो नमक के साथ रोटी खाता है, तो उसको ज्यादा नमक खाना पड़ता है। डॉक्टर टाटा, बिरला, अंबानी को कहते हैं ज्यादा नमक मत खाना। टाटा, बिरला, अंबानी को डॉक्टर कहते हैं ज्यादा नमक मत खाना। टाटा, बिरला, अंबानी डॉक्टर पर गुस्सा होते हैं, गरीब समझ रखा है, कम नमक खाने के लिए बोल है। गरीब टाटा, बिरला, अंबानी गरीब समझ रखा है, साला कम नमक खाने के लिए कहते हो। डॉक्टर कहता है नहीं, इसका गरीबी से कोई संबंध नहीं है, कम खाना नमक, इसका गरीबी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो किससे संबंध है? कहा कि ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो टाटा, बिरला, अंबानी डॉक्टर को पूछता है फिर गरीब ज्यादा नमक खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? टाटा, बिरला, अंबानी डॉक्टर को पूछता है गरीब ज्यादा नमक खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता है? तो डॉक्टर टाटा, बिरला, अंबानी को कहता है ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा। साला ब्लड ही नहीं गरीब के शरीर में तो प्रेशर कहां से होगा? ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, गरीब के शरीर में ब्लड कहां से है? आपको पता नहीं, मैं देहात का रहने वाला हूं। जो गरीब होते हैं उनकी नसें है ना, ये चमड़ी से ऊपर आ जाती है। गांव देहात में जाकर देखो तो उसकी नसें जो है ना, वो चमड़ी के ऊपर दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? तो गरीब के शरीर में एक हड्डी होती है, हड्डी के बाद डायरेक्ट चमड़ा होता है, बीच में कोई चर्बी होती नहीं है, इसलिए नस जो है वो ऊपर दिखाई देती है। जिसकी चर्बी होती है उसकी नस अंदर दबी हुई होती है। साथियों, चुनाव कमिश्नरों ने कहा हमें घोटाला करने वाली मशीन ही चाहिए, पैसा तो भारत सरकार से आ रहा है। तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम है कि हमने जो मशीन बनाई वो घोटाला करने वाली है। पेपर ट्रेल मशीन ज्यादा लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल लगाया। ये पेपर ट्रेल मशीन जो लगाई है ये घोटाला पकड़ने के लिए लगाई है। पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। अब ईवीएम मशीन अंग्रेजी शब्द है, मैं आपको सरल कर देता हूं। ईवीएम का नाम रखता हूं, नया नाम रखता हूं। ईवीएम का नया नाम क्या है? घोटाला करने वाली मशीन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे घोटाला हो रहा है। दूसरा, पेपर ट्रेल मशीन अंग्रेजी नाम है, उसका सरल नाम कर देता हूं, घोटाला पकड़ने वाली मशीन। कितना सरल है, सभी को समझ में आ जाएगा। तो पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ती है, इसलिए चुनाव आयोग ने कम से कम लगाने का फैसला किया। 0.33 साल पकड़ने का ये मकसद था 2014 में। तो 2014 में लगभग नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद भी नहीं लगाया। जब नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं लगाया,
तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, केस लेकर गया सुप्रीम कोर्ट, मैं खुद लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट जाना कोई तहसील के मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाना नहीं है। अगर वहां आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो जज सुप्रीम कोर्ट का फाइल वकील के मुंह पर फेंक के मारता है। तो मैं ये लेकर गया, ठोस सबूत हो इकट्ठा किया, लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया और कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाएगा। ऑर्डर, एक केस जीत लिया। नरेंद्र मोदी को मालूम हो गया, आरएसएस को मालूम हो गया, भाजपा को मालूम हो गया, अब 2019 का चुनाव जीत नहीं सकते। 2004, 2009 कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, 4 को जीता, 9 को जीता, और इस घोटाले के सबूत इकट्ठा करने के बाद आरएसएस ने, बीजेपी ने, अडवाणी ने बयान दिया कि अब सारे देश के प्रजा को कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, सारे देश के लोगों को बताएंगे। सरकार कांग्रेस की थी। 8 अक्टूबर 2013 को मई 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव तक कांग्रेस की सरकार थी। जब आरएसएस ने, बीजेपी ने ऐलान किया कि ये जो घोटाले हैं चुनाव जीतने के, ये सारे देश के प्रजा को बता देंगे, कांग्रेस ने सुषमा स्वराज को, अरुण जेटली को जो अभी मर गए हैं, उनको कहा अडवाणी जी को रोकिए, देश खतरे में पड़ेगा, रोकिए, देश जल जाएगा, कांग्रेस के दफ्तरों में आग लग जाएगी, देश खतरे में पड़ेगा, रोको। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने कहा है अडवाणी जी बहुत बड़के नेता है, हमारे बस की बात नहीं है कि अडवाणी जी को रोका जाए, हम नहीं रोक लगा सकते। कांग्रेस ने सोचा अब अडवाणी जी को रोका कैसे जाए, वो तो रथ यात्रा निकालकर सारे देश के लोगों को बताने की बात कर रहे हैं, ये कैसे रोका जाए। कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस से संपर्क किया और कहा कि अब आरएसएस ही अडवाणी को रोक लगा सकती है। कांग्रेस की आरएसएस की वार्ता हुई और कहा, कांग्रेस ने आरएसएस को कहा अगर अडवाणी जी ऐसा करते हैं देश खतरे में पड़े, देश को बचाना होगा। आरएसएस ने कहा बचाएंगे, देश को बचाएंगे, हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, देश के लिए ना काम कर रहे हैं हम। कांग्रेस जो आरएसएस लोग देश के लिए ना कर रहे हैं, बचाएंगे, देश को बचाएंगे। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा इसके बदले में हमें क्या फायदा होगा। कांग्रेस तो बहुत घात किस्म के लोग हैं, उन्होंने आरएसएस को कहा देश बचेगा ये पर्याप्त नहीं है आपको, है? देश बचेगा ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप डेली राष्ट्रवाद 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 कहते रहते हो। ये देश बचेगा पर्याप्त नहीं है। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा अरे राष्ट्रवाद 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 हम कहते रहते हैं ना, अरे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को गधा बनाने के लिए कहते रहते हैं। ये देशभक्त लोग हैं, ये स्वाभाविक देशभक्त लोग हैं, हम तो प्रचार करके देशभक्त बने हुए, हम है नहीं यहाँ के रहने वाले ही नहीं, तले विदेश से आए हुए। जैसे अंग्रेज विदेशी थे वैसे हम भी विदेशी है, हम कौन से राष्ट्रवादी हो सकते हैं। ये तो प्रचार करते करते एससी एसटी ओबीसी को विश्वास दिला देते हैं कि हाँ यार ये बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं। क्यों? प्रचार ही इतना करते हैं कि हम राष्ट्रवादी है। हम प्रचार एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गधा और मूर्ख बनाने के लिए ऐसा कहते हैं, आप हमको ही राष्ट्रवाद के नाम पर चुप करा रहे हो। नहीं नहीं नहीं,
हमें क्या फायदा होगा ये बताओ। अच्छा, मतलब आपको फायदा चाहिए चाहिए। ठीक है, 2014 का चुनाव सरकार हमारी है, चुनाव कमिश्नर हमने बनाया है, सारे देश की मशीनरी चुनाव कमिश्नर के नियंत्रण में होती है। 2014 का चुनाव आपको जितवा देते हैं, आरएसएस को, बीजेपी को जितवा देते हैं। चलो ठीक है, एक चुनाव आप जितवा लो। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा, आपने 2004 में, 2009 में 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता और आप हमको एक कई बार घोटाला करके सरकार बनाने के लिए बोल रहे हैं। आपने 2 बार किया, हमको एक कई बार बोल रहे। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा, नहीं आप देशभक्त लोग हैं इसलिए हमने सोचा शायद आप 2 नंबरी काम करने के लिए ज्यादा रजामंद नहीं होंगे। हम तो कांग्रेसी साले जन्मजात 2 नंबरी लोग हैं, हमको कोई 2 नंबरी कहता तो बुरा नहीं लगता है ही, हम 2 नंबरी। मगर आरएसएस के लोग देशभक्त लोग हैं, आप भी 2 बार करोगे हमारे जैसा? नहीं नहीं नहीं, बराबरी होनी चाहिए। आपने 2 बार घोटाला किया तो हमको भी 2 बार घोटाला करने का मौका मिलना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। कांग्रेस क्या वो ओके, आप भी 2 बार कर लेना। इसी के अंतर्गत 2014 में कांग्रेस ने बीजेपी को जितवा दिया और 24 अप्रैल 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में फैसला दिया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 17-19 तक उसको नोटिस गया सुप्रीम कोर्ट का और मालूम हुआ कि वामन मेश्राम ने 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाया और पेपर ट्रेल मशीन लगाने का मतलब है घोटाला पकड़ने वाली मशीन 100% लगेगी तो घोटाला पकड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा कि 2019 के चुनाव में आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तुम्हारे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुमने बनाया, सब इतना सारा तुमने किया हुआ है तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, आपके मदद की जरूरत है। क्यों? वामन मेश्राम ने टांग अड़ाया है। वामन मेश्राम की टांग गांधी जी के सिंगल हड्डी की तरह नहीं है, डबल हड्डी वाली टांग है, बड़ी टांग है। और ये जो बड़ी टांग है, एक बड़ी टांग अड़ाई है। अब इतना आसान नहीं है कि पार पड़ जाए, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। अरे सरकार तुम्हारी है, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, हमारा होता तो साला किसी को पूछते? हम कांग्रेसियों का जो मन में आता करते रहे हम लोग कांग्रेसी। तुम कर नहीं रहे हो कि नहीं? ये टांग वामन मेश्राम ने अड़ाया। चलो ठीक है, मदद करते। फरवरी 2019 को अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील, भारत में जो 10 बड़े वकील है ना, वो 10 बड़े वकीलों में एक वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल। आप लोगों ने कभी अखबार में नाम सुना होगा। आज के अखबार में भी सूरत के अंदर जो फैसला हुआ उस पर अखबार में अभिषेक मनु सिंघवी का हिंदुस्तान में छपा हुआ है, पढ़ लेना। आप लोग खबरें पता नहीं ठीक से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। अभिषेक मनु सिंघवी ने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। केस क्या था? मिलान कराया जाए। ये जो वामन मेश्राम का केस है, ये रिकाउंटिंग करने का, 13 लाख 15 लाख वोटर्स को रिकाउंटिंग करना है और बहुत लंबा समय लगता है, खर्चा आता है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। ईवीएम मशीन और पेपर ट्रेल का 50, ईवीएम का 100 मिलान करा दो और मिलान करा के देख लो, जांच लो, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। नया केस लेकर गए
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई को यह कहना चाहिए था कि हमने 24 अप्रैल 2017 को फैसला दे दिया है, अब दोबारा हियरिंग नहीं होगी। ये फैसला हो गया, एक समस्या था, एक समाधान हमने कर दिया है। बार बार एक ही मुद्दे का बार बार समाधान नहीं किया जा सकता है। एक केस टेनेबल नहीं है, इसको हियरिंग नहीं की जाएगी, ऐसा जस्टिस गोगोई को कहना चाहिए था। जस्टिस गोगोई ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? एक औरत ने जस्टिस गोगोई पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? उसने उसका विनय भंग किया। जब आरोप लगाया तो दूसरे नंबर का जस्टिस बोबड़े, शरद बोबड़े, ये हमारे नागपुर का, मैं भी नागपुर का हूं। शरद बोबड़े, ये कौन है शरद बोबड़े? उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था। उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था। जस्टिस गोगोई के बाद 7 जज की बेंच बैठी और 7 जज की बेंच ने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। 7 जज की बेंच ने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया और जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में उस औरत की जांच बिठा दी। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, दोनों निर्दोष। हैरान करने वाली बात, दोनों निर्दोष। यदि जस्टिस गोगोई निर्दोष था तो उस औरत ने जस्टिस गोगोई पर जो आरोप लगाया झूठा था, इसका मतलब, और अगर झूठा था तो उस औरत को सजा होनी चाहिए थी, मगर उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया गया। जब ये खबर आई, खबर हमने पढ़ी, तब समझ में आया कि पर्दे के पीछे सारी की सारी खिचड़ी पक गई। क्या खिचड़ी पकी होगी? जस्टिस गोगोई को कहा होगा, तुमको निर्दोष छोड़ देते हैं, है ना, तुमको निर्दोष छोड़ देते हैं, हमारा एक छुटका काम कर देना, एक छोटा काम हमारा कर देना। ये जो वामन मेश्राम वाला जो केस है ना, वो नीचे दबा देना और ऊपर एक नया फैसला दे देना। तो वामन मेश्राम का फैसला नीचे दब जाएगा, ऊपर नया फैसला आएगा। तो चुनाव आयोग कहेगा, नहीं वामन मेश्राम, ये तुम्हारा फैसला अब 2 नंबर का हो गया है, पहले नंबर का फैसला हम लागू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोगोई ने फैसला दिया 8 अप्रैल 2019 को 50% मिलान नहीं होगा, 1% मिलान होगा। 1% में चोरी पकड़ो, ये हमारा 100% वाला था। 1% वाला ऑर्डर दिया जस्टिस गोगोई ने। जस्टिस गोगोई को निर्दोष ही इसलिए छोड़ दिया गया था ताकि नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को चुनाव जीतने का मौका। जब ये 1% का ऑर्डर हुआ तो नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, अरे जितना बटन दबाना चाहते हो साला, जितना दबाना चाहते हो दबा, जितना दबा। तो एक वोटर गया आरएसएस का, आपको एग्जाम्पल चाहिए? चलो, बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता हूं मैं, हवा में बातें नहीं करता हूं। ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया? आउट ऑफ 543 लोकसभा की सीटें, 373 सीटों पर लोगों ने जितना वोट डाला उससे ज्यादा निकला आरएसएस के, बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 दबाओ, साले को जितना दबा सकते हो दबा। और अब वोट हुआ 11 लाख। नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देता हूं, वाराणसी का। निकला कितना?
12,87,000। वोट हुआ 11 लाख, निकला 12,87,000। 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव में ज्यादा निकला। आरएसएस के लोगों ने साला इतना जबा दिया, दबाव डाले कि हर हालत में नरेंद्र मोदी जितना चाहिए उत्साह में दबा के बोल दिया। 373 लोकसभा सीटों में, ये आंकड़ा ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया, 373 सीटों में जितना लोगों ने वोट डाला उससे ज्यादा काउंटिंग में निकला। सरकार बनाने के लिए 72 सीटें चाहिए, 373 सीटों में घोटाला हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा, तीसरा, चौथा चरण तक आंकड़ा है। पांचवा, छठवां, सातवां घोषित ही नहीं किया, क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम हो गया साला सारा का सारा ही हमारा कच्चा चिट्ठा जो है घोषित हो जाएगा। उसने घोषित किया हुआ आंकड़ा 373 का वो भी डिलीट कर दिया, उसके पहले हमने निकाल दिया। हमको मालूम था ये बदमाश है, होशियार आदमी तो पहले और होशियारी कर लेता है ना, तो पहले निकाल के डाटा रख दिया और फिर उसके आधार पर पूछा उसको तो लिख कर दे दिया। 373 सीटें, 272 सीटों में सरकार बना सकते हैं, 373 सीटों पर घोटाला हुआ। ये सारा का सारा डाटा है और इतने सारे सबूत है, 2-4 सबूत नहीं है, इतने सारे है, इतने सारे सबूत है घोटाले के। इसलिए साथियों ये जब हुआ, इतना भयंकर बात है, आपके वोटों की चोरी हो रही है, जिसको आप चुनना चाहते हो चुनकर नहीं आ रहा है, जिसको आप चुनना नहीं चाहते हैं वो चुनकर आ रहा है, आपका तो भविष्य खत्म हो गया। अरे वोट का अधिकार है, इसलिए आप राजा बना सकते हो, राजा बन सकते हो, राजा बना सकते हो, राजा चुन सकते हो, राजा बन सकते हो, वोट के अधिकार के बल पर बन सकते हो, चुन सकते हो। हमारे वोट का अधिकार चुरा लिया गया, अरे राजा बनाने का अधिकार चुरा लिया गया, तो अब तुम्हारे सामने भिखारी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतना भयंकर मामला है, इसे रोकना होगा। ये रोकेंगे कैसे? रोकेंगे कैसे? रोकेंगे तो हम लोगों ने निर्णय किया कि पहले तो लोगों को जानकारी तो देना पड़ेगा भाई कि ये ईवीएम घोटाला कर रही है। हमारे सीधे साधे लोग यही मानते हैं, अरे ये मशीन है, ये आदमी थोड़ी है जो घोटाला करेगी, तो मशीन है, ये क्यों घोटाला करेगी? मशीन अपने आप ऑपरेट नहीं होती है, जैसे मोबाइल अपने आप ऑपरेट नहीं होता है, आदमी उसको ऑपरेट करता है, उसी तरह से ईवीएम को भी आदमी ऑपरेट करता है। आदमी शैतान है, आदमी उसको अपने हिसाब से चलाता है और ईवीएम में घोटाला होता है। तो इस तरह से इस बात को समझना, इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से साथियों, ईवीएम मशीन में जो रिकॉर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता है। सारी दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। आपने अगर यहां मैसेज टाइप किया तो ये मैसेज आप न्यूयॉर्क में, अमेरिका में भेज सकते हैं, जाता है, कोई वायर नहीं, कोई तारिक नहीं, कोई तार नहीं, फिर भी जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में ये जा सकता है तो ईवीएम मशीन में 7 कैंडिडेट के वोट जमा है, मशीन में ही जमा है, इतने मशीन में उधर ही है, उधर के उधर नहीं जा सकता।
साला 10,000 किलोमीटर जा रहा है, वो उधर के उधर ही है, 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर भी नहीं, पाव किलोमीटर भी नहीं, ओ इतने मशीन में उधर ही है, इधर का उधर नहीं जा सकता। दुनिया के लोग कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल करके आपके वोटों की चोरी की जाती है और ये घोटाला किया जाता है। इसे रोकना होगा। तो पहले तो आपको जगाना होगा, तब आप राजी होंगे कि वामन मेश्राम जो बोल रहे हैं सही है। पहले तो जगाना होगा। तो राष्ट्रव्यापी जगाने का अभियान शुरू किया। जगाने के बाद हमने चुनाव आयोग को लिखना है कि ईवीएम मशीन में आप सुधार करो। यदि आप सुधार नहीं करते हो तो इसको चलने नहीं देंगे। इसके विरोध में भारत बंद करेंगे। आपको याद है सीएए के विरोध में हमने भारत बंद करवाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था और आरएसएस ने प्रचार किया। वो 19,48,000 मुसलमान थे। हम आसाम गए, आसाम में जाकर छानबीन किए, पता चला मुसलमान 5 लाख है, 14,48,000 SC ST OBC है। सारे देश के लोगों को बताया हमने कि ये जो आरएसएस के लोग बता रहे हैं 19,48,000 मुसलमान, नहीं, उसमें केवल 5 लाख मुसलमान हैं SC ST OBC, जिसे आरएसएस के लोग हिंदू कहते हैं। उन हिंदुओं को ही नागरिकता के अधिकार से निकाल दिया। जब आरएसएस को जरूरत है SC ST OBC की, तो क्या कहते? हिंदू है। क्या कहते? हिंदू है। पिछवाड़े पे लात, हाँ हिंदू है। उसके साले के पिछवाड़े पे लात मारना है, हिंदू है। मुसलमान का घर जला, हिंदू है। मुसलमान को मारना, हिंदू है। मुसलमान को काटना, हिंदू है। अरे कोई पंडित किसी मुसलमान को काट रहा क्या देश में? हम लोगों को सामने कर रहा है। उसकी औकात है साले काटने मारने की है? हम लोगों को सामने करवा रहा है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये हमें जानने और समझने की जरूरत है। इसलिए पहले जगाना होगा। और यदि ईवीएम मशीन में सुधार करने का काम चुनाव आयोग ने नहीं किया, तो जिस तरह से हमने आसाम के मुद्दे पर, सीएए के मुद्दे पर भारत बंद किया था, विशाल भारत बंद हुआ, भयंकर भारत बंद हुआ। आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जो कानून पार्लियामेंट में पास किया था, वो कानून बंद पड़ा हुआ है, अभी तक लागू नहीं कर पाए। सारे देश के मीडिया वाले कहते नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली है। अरे नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ कानून वामन मेश्राम ने भारत में लागू नहीं होने दिया। अरे नरेंद्र मोदी ताकतवर है, मैंने लागू नहीं होने दिया भाई, तो मैं भी ना ताकतवर हूं। इंच भर तो ज्यादा ही होगा, इसीलिए ना बंद कर दिया। विशाल संगठन है, 2030 तक 6 लाख गांव में रहेगा। अभी बहुत सारे ब्राह्मण लोग अपने बेटे बेटियों को अमेरिका में, यूरोप में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। क्या बोलते हैं? अब जाओ बेटा, अब आओ मत, पढ़ने के लिए जाओ, जितना घर बार बेच बाच करके जो चाहिए हम दे देते हैं, जाओ, आओ मत। वहां का सिटीजनशिप ले लो, हो सके तो हमें बूढ़ों लोगों को भी बुला लो। अमेरिका वाले बूढ़ों को आने नहीं देते, तो कमाई करने वाले का कोई है तो आओ। तो तुम कमाई वहां करो तो हमको शायद आने देंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि इस देश में वामन मेश्राम के रहते कोई भविष्य नहीं है। पता नहीं साला कब बोलेगा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ऐसा बोल देगा, पता नहीं। हम तो बोलने वाले नहीं है, मगर उनको ऐसा लगता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इतना बड़ा विशाल भारत बंद करवाया नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी, वो कानून आज तक लागू नहीं कर पाए, रोक दिया हमने। और अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना,
नहीं माना, भारत बंद करने के बाद भी नहीं माना, तो 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। ये छुप कर नहीं कह रहा, खुल्लम खुल्ला कह रहा, खुलेआम कह रहा हूं। चुनाव आयोग कानून और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव संपन्न करवाए। संविधान निर्माता हमारे बाप ने तुमको फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए अधिकार दिया। उस अधिकार का उपयोग करके फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाओ। हमें एतराज नहीं है, करवाओ। तुमको अधिकार दिया, करवाओ। यदि तुमने मिसयूज किया तो ईवीएम मशीन को 2024 में फोड़ेंगे। फोड़ने की तैयारी शुरू कर दो। शुरू करवा दिया सारे देश में, आप भी शुरू कर दो। कल से 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग करो, उसमें वॉलंटियर्स तैयार करो, फॉर्म भरवा लो। और कौन फोड़ने के लिए राजी होता है उसको पहले से बोलो। ये देशभक्त, देश बचाने का कार्यक्रम है, ये लोकतंत्र बचाने का कार्यक्रम है, ये संविधान बचाने का कार्यक्रम है। कौन जेल में जाने के लिए तैयार? अभी 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 हाथ मत करो, अभी हाथ मत करो। मैं जानता हूं आप लोग तैयार है, मैं जानता हूं। मैं आपको, उनको बोल रहा हूं, आप लोगों को बोल रहा हूं कि मीटिंगों में तैयारी करो, फॉर्म भरवा लो कि स्वेच्छा से ये तोड़ने के लिए तैयार है। और 15 लाख शेड्यूल कास्ट, 15 लाख शेड्यूल ट्राइब, 15 लाख नॉमिनेटेड ट्राइब, 15 लाख एमबीसी, 15 लाख ओबीसी, 15 लाख माइनॉरिटी, 15 लाख विद्यार्थी युवा, 15 लाख महिलाएं, इतने 15 लाख बूथ रहने वाले। तो एक बूथ पर कम से कम 7 फोड़ने वाले रहने चाहिए। 7। एक आदमी जाएगा, फोड़ेगा, तो चुनाव आयोग दूसरा मशीन लगाएगा, दूसरा भी फोड़ना पड़ेगा, तभी बंद पड़ेगा। तीसरा मशीन नहीं है तीसरा मशीन रहेगा नहीं, चुनाव बंद पड़ जाएगा। 15 लाख का चुनाव बंद पड़ जाएगा। और बंद पड़ने के बाद चुनाव आयोग और सरकार कहेगी कि भारत की जनता ईवीएम नहीं चाहती है, बैलेट पेपर चाहती है, बैलेट लाना होगा और दोबारा चुनाव होगा, ऐसा करना होगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा, मेश्राम जी ईवीएम फोड़ोगे तो आपको जेल होगी। कुछ लोगों ने मुझे टेलीफोन पर कहा कि आपका भाषण सुना, आप अच्छा समझाया, मगर फोड़ने की बात कही, आपको हम बता रहे। तो हमने पूछा क्यों बता रहे? नहीं, आपके प्रति हमारी सहानुभूति है, इस वजह से आप बता रहे हैं कि आप जेल में जा सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। हमने उसको पूछा, गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि लहान हो गए? महान हो गए। तो हम साले जेल में जाते जाते लहान हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे? गांधी जी देश को बचाने के लिए, आजाद करने के लिए अगर वो महान हो गए, महान हो गए, तो हम भी तो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं। कोई चोरी करके जा रहे हैं, कोई चकारी करके जा रहे हैं, कोई ठगी करके जा रहे हैं। तो जैसे गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए, तो हम भी महान हो जाएंगे। गांधी जी जब महान हो गए तो क्या हुआ, देखो ये भी बता देता हूं। गांधी जी को एकाएक साक्षात्कार हो गया कि मैं महान हो गए। गांधी जी को साक्षात्कार हुआ कि हम महान हो गए, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो, कि छोड़ दो, क्विट इंडिया, भारत छोड़ दो। गांधी जी की तरह अगर हम भी महान हो गए तो हम भी क्विट इंडिया मामला चलाए। तो हमको कहना पड़ेगा, पंडित जी क्विट इंडिया, पंडित जी क्विट इंडिया। हम कहना नहीं चाहते, सुधार कर लो। हम ये कहना नहीं चाहते, ये सुधार कर लो। नहीं तो फिर हम लोगों को भी गांधी जी की तरह क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन करना होगा। हम नहीं चाहते हैं ऐसा। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, इतना ही चाहते हैं। ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। हमारी संख्या ज्यादा है तो ज्यादा वालों की सरकार होनी चाहिए। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। रूलिंग पार्टी बीजेपी ब्राह्मणों की, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ब्राह्मणों की। एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है, राजा राम नाम का ब्राह्मण जाता है,
सीताराम नाम का ब्राह्मण आता है, राजा राम जाता है, सीताराम आता है, सीताराम जाता है, राजा राम आता है। साले हम लोगों को राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम का भजन गाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इन लोगों ने हमारा केवल सारा भजन गाने का रखा हुआ है। अरे भजन नहीं, संविधान में हमको अधिकार दिया हुआ है। राजा बनने का उन लोगों ने सत्यानाश किया हुआ है, इसको रोकना हो। इसलिए साथियों, हम लोगों को एक आंदोलन चलाना होगा। इस आंदोलन के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि कितने लोग फोड़ने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े करो। कितने लोग तैयार हैं? सभी लोग फोड़ने के लिए तैयार है। हम तो सोच रहे थे कि जो हाथ खड़ा नहीं करेंगे उसको बेईमान और गद्दार घोषित करेंगे, मगर सभी ने हाथ खड़ा कर दिया तो अब हम पीछे लेते हैं। नहीं तो गद्दार के बारे में सोचा हुआ था कि सभी लोग तैयार है। इसलिए साथियों, आपका साथ सहयोग लेकर एक सारी खबरें जा रही चुनाव आयोग के पास। 13 पार्टियों की दिल्ली में हमारी वजह से मीटिंग हुई ईवीएम पर। 2 नेशनल लेवल की पार्टियां उसमें थी, नहीं 4 नेशनल लेवल की पार्टियां, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मार्क्सवादी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। 4 नेशनल लेवल की पार्टियां थी 13 में। दिल्ली में मीटिंग हुई ईवीएम के मुद्दे पर। हमने जो जगाने का कार्यक्रम शुरू किया, इससे नेता लोग भी जाग रहे हैं। खुशी की बात है, क्योंकि देश को बचाने का ठेका अकेले वामन मेश्राम का नहीं है। संविधान को बचाने का ठेका अकेले वामन मेश्राम का नहीं है। संविधान को बचाने का ठेका अकेले वामन मेश्राम का नहीं है। सभी की जिम्मेदारी है, सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राजनीतिक दलों के लोगों को ऐसा लग रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, इससे मामला आसान होगा। धन्यवाद। साथियों, थोड़ा टाइम के लिए आप लोग यथास्थान बैठे रहें, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपना निजी फंड देना है, जन आदर निर्माण निधि, वह दे सकता है। अब सभा को समापन करने के लिए मैं जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा माननीय नंदलाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए, अपनी बात रखते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें।